दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन बिकॉज इट वाज क्रैशिंग एंड इट वाज नॉट अपलोडिंग, प्रोसेसिंग के बाद रुक जाती थी। सो इसीलिए 28 अक्टूबर का दोबारा ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू कश्मीर। तो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद, जिसमें 35A में परमानेंट रेजिडेंट्स तक बोला गया था, ठीक है। 370 में तो चलो अलग कर दिए गए थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। 35A में तो परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन किया गया था। तो जब ये दोनों ही आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं तो अब आउटसाइडर्स जम्मू कश्मीर में लैंड बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन कैसे के रूल्स लेकर आए, ठीक है। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्डर 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो कि भाई आप ले सकते हो वहां पे लैंड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं लेटेस्ट चेंजेस क्या है। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, द टर्म बीइंग परमानेंट रेजिडेंट्स, तो मैंने जो बताया 35A में वो हटा दी गई है, ठीक है। तो पेविंग द वे फॉर इन्वेस्टर्स आउटसाइड जम्मू कश्मीर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नो लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर कैन बी यूज्ड फॉर एनी नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये नहीं जिसके पास कोई सैफरन उगाने के लिए जमीन है, ठीक है, एग्रीकल्चर की, तो वो बेच के या फिर कोई इंडस्ट्री खोल ली वहां पे, तो नो, ऐसा नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन के बिना, ठीक है, उनके साथ परमिशन के साथ कर सकते हैं। गवर्नमेंट में नाउ अलाउ ट्रांसफर ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर पर्पस। अगर किसी को हेल्थ केयर या एजुकेशन प्रमोट करना है तो सरकार उसको लैंड ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। उसको जाके उधर खरीदने की जरूरत नहीं है, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। नो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्टाज ऑफ लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट को दे सकते हो पर किसी और को आप सेल गिफ्ट में से नहीं दे सकते। आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर कैन डिक्लेयर एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया विद इन अ लोकल एरिया। लोकल एरिया के अंदर कोई एक एरिया को डिक्लेयर कर सकता है फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी को मतलब जमीन चाहिए कि भाई मैं अपनी आर्म फोर्स को ट्रेन करना चाहता हूँ इधर, तो वो एक स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और ये आर्मी ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। सेंटर ने आर्ग्यू किया है क्योंकि इन्वेस्टर्स पहले परचेज नहीं कर पाते थे जब तक आर्टिकल 370 था, पर अब लोग परचेज कर पाएंगे। तो यही न्यूज थी, कुछ खास इसमें था नहीं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो देखो आप इसको कोट कर सकते हो बहुत बेहतर तरीके से कि हमारे यहाँ कोर्ट के पास इतना बर्डन है, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स भी बहुत बार फेल हो जाते हैं, इसीलिए लोगों को SIAC का सहारा लेना पड़ता है। इट इज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ठीक है। तो आप इसको कोट कर सकते हो, मतलब आपकी गंभीरता को दिखाने के लिए। सो इसने अमेजन के में फेवर में रूल किया है, ठीक है। सो अमेजन क्या क्या केस क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं। जो फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है फ्रॉम प्रोसीडिंग विद, जो इतने करोड़ की डील हुई थी इन द अगस्त फॉर फ्यूचर रिटेल टू सेल इट्स रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस टू रिलायंस रिटेल एंड फैशन स्टाइल। तो बेसिकली कुछ अमेजन और इनका लफड़ा हुआ था, तो अमेजन के फेवर में रिजल्ट चला गया। तो अमेजन ने SIAC को क्यों अप्रोच किया भाई सिंगापुर में जाके ऑल द वे। द पार्टीज डील यूजुअली साइन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें स्पेसिफाई होता है अगर भाई हमारा झगड़ा हो गया तो एक हम आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे जो आर्बिट्रेशन कराएगा, समझौता कराएगा। एप्लीकेबल रूल्स, किस किस कंडीशन में आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो और सीट क्या होगी, ठीक है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, हाई कोर्ट के पास या SIAC के पास। इन दिस केस उन्होंने क्या किया था, एग्री टू रेफर देयर डिस्प्यूट्स टू SIAC, सिंगापुर प्रिज्यूमेबली बीइंग द कॉन्ट्रैक्चुअल चॉइस, ठीक है, उनको पसंद आया भाई, उन्होंने चूज कर लिया, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, वंस द डिस्प्यूट रेफर टू आर्बिट्रेशन, कि भाई अब तो हमें आर्बिट्रेशन करनी है, हमारा झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, तो एक ट्राइब्यूनल बैठेगा। तो ट्राइब्यूनल में कौन कौन होते हैं, 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होता है। बोथ पार्टीज अपॉइंट 1 मेंबर ईच टू द ट्राइब्यूनल, ठीक है, 3 मेंबर है, एक पार्टी ये मेरा मेंबर जो मैं अपॉइंट करूंगा, और तीसरा मेंबर जॉइंटली अपॉइंटेड बाय 2 नॉमिनीज, ठीक है। तो ये 2 नॉमिनीज इस तीसरे को अपॉइंट करेंगे इफ दे फेल टू एग्री बाय SIAC, ठीक है। SIAC के डिसीजन के बाद अगर आप करते हो तो आपको ये बनाना पड़ेगा ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, तो देखो ये जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है विद इन SIAC, इसमें तो देखो लगेगा टाइम, ठीक है। इमरजेंसी में अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर आप बना सकते हो। सो पार्टीज कैन मूव टू SIAC कि भाई हमें इमरजेंसी चाहिए, ठीक है, अर्जेंट इंटरिम रिलीफ चाहिए है, हमें अर्जेंटली काम करना है। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द मेन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अंडर
अंडर वे, ठीक है, मतलब वो भी हो रहा है पॉइंट, बट हमें इमरजेंसी तरीके से चाहिए। What happens when parties don't comply with the order voluntarily under the Indian law? तो हमारे पास कोई एक्सप्रेस मैकेनिज्म नहीं है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मान लो अमेजन के फेवर में है, तो हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इन्फोर्स करें। मान लो रिलायंस वाले अड़के खड़े हो जाए, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। बट पार्टीज वॉलंटरी कंप्लाई विद इमरजेंसी आवर तो मान लेते हैं, मतलब ये वाली बात है। अगर नहीं मानते वॉलंटरी, खुद से नहीं मानते, द पार्टी विच हैज वॉन द इमरजेंसी अवार्ड, जिसने जीता है ना, वो जाएगा हाई कोर्ट इन द इंडिया के पास, ठीक है, अंडर द सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन 1996 टू गेट द सेम रिलीफ जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने मतलब बनाई है, ठीक है। मान लो रिलायंस वाले नहीं मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अमेजन वाले जाएंगे, बोलेंगे देखो भाई हमारे हमने ये अवार्ड जीता था, ट्राइब्यूनल ने हमें अवार्ड दिया है, पर ये लोग नहीं मान रहे, तो देख लो आप हमें मतलब आप बेसिकली SIAC की बोलेंगे, नहीं सिंगापुर वाला हम नहीं बात मानेंगे, तो हाई कोर्ट की तो बात मानेंगे ना, तो इसीलिए बोला गया। वाई हैज सिंगापुर बिकम हब फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन? मैंने बताया कि जो रिग्मा रोल है जो इंडियन कोर्ट्स का, उसको हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हो जाते हैं। इट इज अ न्यूट्रल ग्राउंड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये सिंगापुर को क्या, अमेजन क्या, रिलायंस, सब एक जैसा है उसके लिए। इट्स सेल्फ ओवर द टाइम्स उसने अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बनाई है एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करता है, ठीक है, एंड क्विक फेयर एंड जस्ट आर्बिट्रेशन देता है, इसीलिए वो पसंद आता है लोगों को। 2019 की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है SIAC की, कि इंडिया टॉप यूजर था इसके आर्बिट्रेशन का, जिसमें 485 केसेस आए इसमें यहाँ पे, फिर फिलीपींस के आए, फिर चाइना के आए, फिर US के आए, ठीक है। 10 इंडिया के पास है इंटरनेशनल, हाँ हमारे पास भी है आर्बिट्रेशन सेंटर, पर वो मुंबई में है। एंड वहां पे मतलब दूसरे देश के आके भी कर सकते हैं या हमारे देश के भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा ना, हमने ऊपर पढ़ा कि कौन डिक्लेयर करेगा कि मैं अपना आर्बिट्रेशन ग्राउंड कहाँ सेटअप करूंगा, फिर वहां जाके ट्राइब्यूनल सेट होता है आपका। सो SIAC क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सिंगापुर में है ऑब्वियसली, एंड विच एडमिनिस्टर आर्बिट्रेशन अंडर इट्स रूल ऑफ आर्बिट्रेशन, और अनसिट्रॉल के भी रूल्स को ये कंप्लाई करता है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल्स, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हाँ, इसके बारे में UN सिट्राल के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत दिनों से कोई सवाल नहीं पूछे मैंने। यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस में जब भी वही जो जो प्रॉफिट मोहम्मद के उनके जो पोस्टर से रिलेटेड जो क्वारी चल रही है, बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट, मतलब बेसिकली जो मुस्लिम कंट्रीज है उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं फ्रांस के खिलाफ, तो उसी से रिलेटेड है। तो टर्की ने अप्लाई किया था यूरोपीय, तो भाई वही बता रहे हैं कि यूरोपियन कमीशन हैज नाउ वांट टर्की मेंबरशिप, की भाई तुम्हें यूरोपियन यूनियन की ब्लॉक से मतलब अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने फ्रेंच गुड्स को बॉयकॉट करने को सोचा है, क्योंकि वहां पे वही ना जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां पे फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्यों उन्होंने उसको मतलब सैक्रिलीजियस इशू खड़ा किया, एंड भगवान की चीजों से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री बता रखी है। बेसिकली 27 कंट्री का ग्रुप है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। एंड ओरिजिन देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है, 1951 से स्टार्ट हुआ था एज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, तो पहला स्टेप ये था। फिर दूसरे स्टेप क्या बना था, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। फिर तीसरे स्टेज पे क्या बना, या मतलब बेसिकली जो न्यू मैस्चुरेट ट्रीटी, ठीक है, जिसे ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, 1993 में जो यूरोपियन कम्युनिटी थी फिर उसको डिसॉल्व करके यूरोपियन यूनियन बनाया गया था। फिर ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो 2009 की थी, उसमें मतलब इसकी पावर को बेसिकली और वाइडर किया गया, जैसे कि इंक्रीज बॉर्डर पेट्रोल सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट प्रोविजंस, ठीक है। तो 4 चीजें याद करनी है। सबसे पहले 1951 में कोल एंड स्टील कम्युनिटी के रूप में बना, फिर इसको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया गया, फिर इसको न्यू मैस्चुरेट ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन बनाया गया, फिर ट्रीटी ऑफ लिस्बन के तहत इसकी पावर बढ़ा दी गई। तो ये 4 चीजें तो आपको याद ही रखनी चाहिए। 27 कंट्री का ग्रुप है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप है। सो दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर दिस। इंडिजन प्रोग्राम के बारे में है, तो जेन आ गया ना, तो आपको जेन मतलब जीनोम थोड़ा याद करना है। जीनोम क्या होता है, एक सेल में हमारे में जितना DNA होता है, तो वो तो एक सेल का DNA हो गया, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है उसका टोटल DNA इज अ जीनोम ऑफ अ पर्सन, ठीक है।
सो एनालिसिस वाज, तो बेसिकली क्या निकाला गया, ठीक है, तो ग्लोबल, सो देखते हैं हम की फाइंडिंग्स। एक इंडिजन प्रोग्राम के थ्रू जीनोम को सीक्वेंस किया गया, मतलब डीएनए को सीक्वेंस किया गया, ठीक है, 1029 सीक्वेंस्ड जीनोम फ्रॉम इंडिया पब्लिश किया गया। एनालिसिस में क्या बोला बोला गया कि 55 तो 5 करोड़ के आसपास सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट इन इंडियन जीनोम डेटा सेट, ठीक है, तो ये निकाले गए। कंपैरिजन किया गया तो ये पाया गया 32.23% वेरिएंट्स वर यूनिक एंड फाउंड ओनली इन सैंपल सीक्वेंस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो जो जो डाटा सेट क्रिएट किया गया, मान लो ये AAG का डाटा सेट क्रिएट किया गया, ठीक है, तो जब ये 1029 सीक्वेंस जीनोम का पाया गया तो इसमें से ये पाया गया, तो ये जो वेरिएंट हो रहा है, मतलब AAG मिल रहा है, कहीं पे आपको GAA मिल रहा है और ये स्पेसिफिक साइट पे मिल रहा है, तो ये पाया गया ग्लोबल जीनोम के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लोबल जीनोम तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, उसके तहत पहले ही सीक्वेंस हो चुका है, ठीक है, काफी लोगों का। पर इंडिया में ये पाया गया कि जो 32.23 वेरिएंट्स है वो यूनिक है और सिर्फ इंडिया के सैंपल्स में ही मिलते हैं। तो ये क्या फोकस करा है कि भाई इंडिया सेंट्रिक पॉपुलेशन जीनोमिक इनिशिएटिव हमें ज्यादा बेहतर तरीके से रोल इन करना पड़ेगा। जीनोम डाटा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि भाई अब अगर हमें डीएनए का पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा पार्टिकल या न्यूक्लियोटाइड, सिंपल भाषा में कहूँ, लोकेटेड है, तो हम बहुत सारी जो जेनेटिक दिक्कतें हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, या फिर उस तरह हीमोफीलिया होगा, इस तरीके की चीजें को हम कर्व कर पाएंगे, ठीक है, लोगों में, मतलब बेसिकली मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम कर पाएंगे। जीनोम डाटा सिग्निफिकेंट क्यों है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उसी को कह रहे हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको कम कर पाएंगे, मेडिसिन आउटकम्स हमारे बेहतर हो सकेंगे, हम जल्दी पहचान पाएंगे मार्कर्स फॉर कैरियर स्क्रीनिंग, ठीक है, जो भी बेसिकली कैरी कर रहे हैं उस फॉल्ट को, उसका जल्दी पता चल जाएगा, वेरिएशन कॉजिंग जेनेटिक डिजीज एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड बेटर बेहतर तरीके का डायग्नोसिस हम निकाल पाएंगे, ठीक है, एंड कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे जेनेटिक्स नॉट ओनली एट पॉपुलेशन लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी हम पता कर पाएंगे। अबाउट द जीनोमिक्स फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, इंडिजन प्रोग्राम क्या है भाई, CSIR लेकर आया था, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 2019 में। इसने बोला था कि भाई होल जीनोम सीक्वेंसिंग लेकर आएंगे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो डाइवर्स एथनिक ग्रुप है इंडिया के, ठीक है, कोई एक हरियाणा से उठा लेंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट से उठा लेंगे, कोई साउथ से उठा लेंगे, ऐसे करेंगे, एंड टू इनेबल जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी एंड डेवलप पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डाटा, उसका यूज करके एक बेसिकली डाटाबेस क्रिएट करेंगे पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी को, और फिर उसमें रोप इन करेंगे। जीनोम मैंने बता दिया, एक सीक्वेंस ऑफ जीन इन अ सेल, ठीक है, इन अ सेल होता है, एक सेल में होता है, ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी का भी आप लगा लो कि वो पूरा जीनोम ही हो जाएगा, एक सेल, डिफरेंट सेल से आपकी बॉडी बनी होती है, एंड मोस्ट ऑफ द डीएनए इज इन द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स के रूप में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एवरी ह्यूमन सेल कंटेन्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, सो हमारे यहाँ टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, या फिर कह लो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो वही बता रखा, बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, बेस पेयर्स जो एक पूरा क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं, एंड वही बता रखा है इसमें। अगर आप चाहते हैं मैं ये डीएनए का पूरा आपको बताऊं इस अच्छे तरीके से, सो आई एक्सप्लेन यू, बट जो टाइम क्रंच आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आई होप यू नो इट बिफोर हैंड। अगर नहीं पता तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, मुझे बता देना, मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगी। येलो डस्ट, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप, क्योंकि येलो डस्ट ना एक प्लांट रिलेटेड बीमारी भी होती है, ठीक है, प्लांट में जो मतलब लीव्स येलो हो जाते हैं, पर ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये बता रहे कि क्लाउड ऑफ येलो डस्ट चाइना से ब्लो इन करेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे डेजर्ट में जो पीला पीला रेत है चाइना मंगोलिया में, वो फ्लो करेगा, एंड ये बोला जा रहा है कि उसमें कोविड आ सकता है। तो जो यूएस का CDC उसने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, वायरस एयरबोर्न तो होता है पर ऐसे मतलब अनलाइकली है कि ऐसे वो फैलेगा। सो बस येलो डस्ट ये ध्यान रख लेना कि अगर ऑप्शंस में है डेजर्ट, रेत इस तरीके का है तो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बोला भी जा रहा है कि येलो डस्ट रेस्पिरेटरी एलिमेंट से, मतलब सांस लेने में दिक्कत कॉज कर सकता है। देन यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट, तो नाम से समझ में आ रहा है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला। तो सूडान बिकेम द थर्ड अरब नेशन इन द रिसेंट वीक टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इजराइल, ठीक है, हमने सबसे पहले यूएई का पढ़ा था, ठीक है, और फिर एक और कंट्री ने उसके साथ, आई थिंक बहरीन ने कर लिया था, आई सपोज बहरीन ने नॉर्मलाइज कर लिए थे रिलेशन
पॉपुलेशन। देन नाउ इज द टर्न ऑफ सुडान, ठीक है। तो अरब नेशन है, तो अरब नेशन कैसे बताते हैं, जो अरब लीग है बेसिकली, ठीक है, उसमें आई थिंक 22 नेशंस हैं, वही बेसिकली माना जाता है कि वो अरब नेशंस हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है अपना। सो सुडान अब तीसरे नॉर्मलाइज कर लिए, तो इसीलिए यूएस ने कहा ठीक है तुम नॉर्मलाइज करो इसराइल के साथ, और हम तुम्हें स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट से हटा देंगे कि तुम टेररिज्म को अब नो मोर सपोर्ट करते हो, ठीक है। सो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर है, वो डेजिग्नेट कर सकता है कंट्री को जो बार बार जो एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट करे, उसको एक दर्जा दे देंगे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का। उसमें फिर क्या होगा कि भाई यूएस से आपको फॉरेन असिस्टेंस नहीं मिलेगी, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे उस कंट्री के साथ बेसिकली, सर्टेन कंट्रोल्स ओवर एक्सपोर्ट फॉर ड्यूअल यूज आइटम्स, मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड और 36 तरीके की जो इनका मन करेगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे। अभी फिलहाल किस पे चल रहा है, सीरिया पे 1979 से रिस्ट्रिक्शन है, ईरान से भी है, नॉर्थ कोरिया पे भी है, ठीक है। यूएस एडेड 1993 में सूडान को ऐड किया गया था कि भाई तुम हेजबुल्ला एंड पैलेस्टीनियन मिलिटेंट आउटफिट्स को बेसिकली हार्बर कर रहे हो, एंड उस तरीके से वही बता रहा है कि ट्रम्प ने रिमूव किया, तो ये देखा जा रहा है प्रो इजराइल पॉलिसी है, ये तो हर किसी को पता है, जब यूएस का नाम आ गया तो इजराइल का तो आएगा ही। देन यूएपीए 1967 को देख लेते हैं, 18 मोर इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट अंडर यूएपीए 1967। तो पहले क्या होता था, इसमें पूरे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही आप डिक्लेयर कर पाते थे, पर 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि भाई अब एक इंडिविजुअल बंदे को भी आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, ठीक है। तो 1967 में पास किया गया था ताकि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंट की जा सके बाय द थ्रू द एसोसिएशंस, ठीक है, वही ना ग्रुप किस जो कर रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज उसको रोका जा सके। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को आप अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हो, और डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है इसमें अवेलेबल। सो बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स भी चार्ज हो सकते हैं, ये नहीं है कि आपको इंडिया में आके आपने क्राइम किया, दूसरे अगर फॉरेन लैंड पे भी आपने क्राइम किया है तो भी आप इसके तहत ऑफेंडर पाए जा सकते हो। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर अरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली 6 महीने के बाद भी आप फाइल कर सकते हो चार्जशीट, पहले अरेस्ट करोगे फिर चार्जशीट, मतलब चार्जेस लगाओगे, इस चार्जेस के तहत अरेस्ट किया गया। एंड ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो। 2019 में क्या अमेंड किया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए बेसिकली का जो डायरेक्टर जनरल को एम्पावर किया गया कि आप सीज कर सकते हो या अटैच कर सकते हो प्रॉपर्टी अगर आपको कोई पाई गई है उस बंदे से या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एंड क्या होता है नॉर्मल केसेस में डीएसपी एंड एसीपी जो स्टेट के होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर एनआई में रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से इवन इंस्पेक्टर कैन आल्सो इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म। सो दिस वाज अ पावर गिवन ड्यू टू द 2019 अमेंडमेंट, ठीक है। देन इज अबाउट परंपरा सीरीज नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो किसने ऑर्गेनाइज की, नत्या तारंगिनी इन पार्टनरशिप विद यूएन, ठीक है, तो ऑनलाइन होगा इस बार। नत्या तारंगिनी क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है एक, ठीक है, टू ग्लोबली पॉपुलराइज कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो हमारे पास आर्ट स्टाइल है, आर्ट बेसिकली क्लासिकल डांस है, ठीक है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड कथक, कथकली एंड ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया एंड मोहिनीअट्टम। तो ये आर्ट है एंड आपको याद होने चाहिए। एस्टैब्लिश्ड इन 1976 बाय पद्म भूषण अवार्डीज डॉक्टर राजा एंड राधा रेड्डी एंड कौशल्या रेड्डी। सो वही कुचिपुड़ी डांस एक नॉर्मल सा था, बट इसको एक वर्ल्ड क्लास लेकर गए हैं नत्या तारंगिनी के से रिलेटेड। हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम क्या है भाई, यूएस ने बेचा है ताइवान को, ठीक है। ऑल वेदर हॉरिजॉन एंटी शिप मिसाइल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर बाय मैकडॉनल्ड डॉगलस, ठीक है, तो उन्होंने डेवलप किया, तो बेसिकली यूएस ने सेल किया ताइवान को। अक्टूबर 27 को इन्फेंट्री डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स ने एक बेसिकली इंडिया को डिफेंड करने के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन यहाँ पे पार्ट लिया गया था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था कि भाई हम इंडिया को मतलब डोमिनियन स्टेटस मानते हैं, जो महाराजा हरि सिंह थे उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के, और आप पाकिस्तान से लड़ो, ये बहुत हमारे अंदर घुसे जा रहे हैं, तो तब हमने बेसिकली हथियार उठाए थे, इसीलिए इसको इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।